इमेजिन करो ये सीन, एक बैंक गारंटी इशू हो चुकी है, सब कुछ एग्री हो गया है और फिर कुछ बदल जाता है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाती है या कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है और अब गारंटी को अपडेट करना होगा उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सिंपल लगता है ना, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि कौन डिसाइड करता है कि वो अपडेट, वो अमेंडमेंट एक्चुअली वैलिड है। क्या बैंक सिंपली इसे इशू करके कंसिडर कर सकता है कि काम हो गया, या क्या बेनिफिशियरी अमेंडमेंट के कुछ पार्ट्स को लाइक कर सकता है और कुछ डिसलाइक? ये एग्जैक्टली वो सवाल है जो आर्टिकल 11 ऑफ URDG 758 आंसर करता है मेरे दोस्तों। हिंदी ट्रेड बाइट्स प्लेलिस्ट में वापस आपका स्वागत है। URDG 758 के आपके आर्टिकल बाय आर्टिकल सीरीज ICC के यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटीज का मैं हूं रवनीत, और अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो अभी के अभी रवनीत नॉलेज बाइट्स के YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और एक्सप्लोर करें हिंदी ट्रेड बाइट्स प्लेलिस्ट। सारे मेरे पहले एपिसोड्स वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 11 पे, अमेंडमेंट्स। और चलिए इसे सिंपल और प्रैक्टिकल रखते हैं। आप राहुल को तो आप जानते ही होंगे, बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस के ओनर, मुंबई बेस्ड इंडियन कंपनी। UAE गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। हमने एज्यूम किया है एक्सिस बैंक इंडिया राहुल का बैंक है। एक्सिस बैंक इंडिया UAE अथॉरिटी के फेवर में राहुल के कहने पे परफॉर्मेंस गारंटी इशू कर चुका है। अब दोनों पार्टीज ने प्रोजेक्ट को 6 महीने एक्सटेंड करने पे एग्री कर लिया है, तो गारंटी की एक्सपायरी डेट भी एक्सटेंड करनी होगी। राहुल एक्सिस बैंक को अमेंडमेंट इशू करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 11 क्या कहता है कि ये कैसे प्ले आउट होगा। पहली बात, अगर एक्सिस बैंक को अमेंडमेंट इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं लेकिन किसी भी रीजन से वो इसे इशू नहीं कर सकता, तो उसे राहुल को विदाउट डिले इन्फॉर्म करना होगा। बिल्कुल जैसे हमने आर्टिकल 9 में ओरिजिनल बैंक गारंटी के लिए देखा था, वही विदाउट डिले रूल अमेंडमेंट पे भी अप्लाई होता है। फ्रेंड्स, कोई चुप रहना नहीं, कोई खामोशी नहीं। राहुल को इमीडिएटली बताया जाना चाहिए ताकि वो एक्ट कर सके। अब यहाँ इस पूरे आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और ये पहली बार सुनने पे ज़्यादातर लोगों को सरप्राइज करता है। जब एक्सिस बैंक अमेंडमेंट इशू करता है, वो उसी समय इमीडिएटली और इररिवोकेबली उस बैंक गारंटी अमेंडमेंट से बाउंड हो जाता है। वो उसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UAE अथॉरिटी एज अ बेनिफिशियरी के रूप में ऑटोमेटिकली उस अमेंडमेंट से बाउंड नहीं होती। अमेंडमेंट बेनिफिशियरी पे बाइंडिंग नहीं होती फ्रेंड्स, अब तक वो इससे, जब तक कि वो उसे एग्री नहीं करता। बेनिफिशियरी अमेंडमेंट को किसी भी वक्त रिजेक्ट कर सकता है, राइट अप अंटिल जब तक कि वो उसको फॉर्मली अपनी एक्सेप्टेंस नोटिफाई नहीं कर पाता, नहीं दे पाता हमें। तो ये बेनिफिशियरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है। कोई भी उनकी गारंटी की टर्म्स उनकी जेन्युइन कंसेंट के बिना नहीं बदल सकती। अब एडवाइजिंग बैंक के बारे में क्या, हमारी स्टोरी में हमने एज्यूम किया था कि एमिरेट्स स्टेट बैंक ने UAE अथॉरिटी का एडवाइजिंग बैंक है। आर्टिकल 11 कहता है कि जब UAE अथॉरिटी अपना डिसीजन कम्युनिकेट करती है, चाहे वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, एमिरेट्स स्टेट बैंक एज एन एडवाइजिंग बैंक उसको रिस्पॉन्स विदाउट डिले एक्सिस बैंक को वापस पास करना होगा। कम्युनिकेशन चेन दोनों डायरेक्शंस में काम करती है फ्रेंड्स, वो भी प्रॉम्प्टली और क्लियरली काम करनी चाहिए। यहाँ आर्टिकल 11 के 2 और रूल्स हैं जो हर ट्रेड फाइनेंस प्रोफेशनल को जानने चाहिए। पहला रूल है कि पार्शियल एक्सेप्टेंस अलाउड नहीं है। अगर अमेंडमेंट में हम अज्यूम करते हैं जैसे 2 चेंजेस हैं, मानो एक्सपायरी एक्सटेंशन और अमाउंट में इंक्रीज, तो UAE अथॉरिटी एज ए बेनिफिशियरी ये नहीं कह सकती कि हमें एक्सटेंशन तो मंजूर है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें इंक्रीज अमाउंट मंजूर नहीं। अमेंडमेंट एक ऑल और नथिंग डील पर चलता है, ये पूरी तरह से एक्सेप्ट करो या पूरी तरह से रिजेक्ट करो। कोई भी पार्शियल एक्सेप्टेंस फुल रिजेक्शन ट्रीट की जाएगी। दूसरा, खामोशी एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर एक अमेंडमेंट में कोई क्लॉज है जिसमें लिखा हो कि ये अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगी जब एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में रिजेक्ट नहीं की जाती, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो क्लॉज URDG 758 के अंडर कंप्लीटली डिसरिगार्डेड है। आप बेनिफिशियरी की खामोशी को जबरदस्ती उसकी आप रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस में नहीं बदल सकते। एक्सेप्टेंस हमेशा एक्टिव, विलिंग और क्लियर होनी चाहिए।
तो सब अगर हम साथ लेकर आते हैं तो आर्टिकल 11 ट्रांजैक्शन में सबको प्रोटेक्ट करता है। राहुल के लिए एज एन एप्लीकेंट के रूप में वो बैंक को अमेंडमेंट इशू करने के इंस्ट्रक्शन देने से पहले हमेशा बेनिफिशियरी की एग्रीमेंट लेकर चलें। एक्सिस बैंक को एज अ गारंटर के रूप में जब आप अमेंडमेंट इशू करते हैं तो आप उससे बाउंड हो, तो केयरफुली और आप उन इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली रीड करिए। यूएई अथॉरिटी एज अ बेनिफिशियरी के रूप में है कि कोई अमेंडमेंट आप पर बाइंडिंग नहीं है जब तक कि आप जेन्युइनली उसको एक्सेप्ट नहीं करते अपनी टर्म्स पे और अपने टाइम पे। और एमिरेट्स ट्रेड बैंक जैसे एडवाइजिंग बैंक के रूप के लिए बेनिफिशियरी का रिस्पॉन्स चेन में ऊपर विदाउट डिले कम्युनिकेट करो। हर एक बार ट्रेड फाइनेंस में अमेंडमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये लीगल ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं। और आर्टिकल 11 इंश्योर करता है कि वो चेंजेस बिल्कुल प्रॉपर कंसेंट, प्रॉपर कम्युनिकेशन और सबके लिए फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हों। ये था आर्टिकल 11 अमेंडमेंट्स अनपैक्ड। अगर ये सीरीज आपकी ट्रेड फाइनेंस नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल रवनीत नॉलेज बाइट्स को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मेरे पुराने जितने अभी तक के आर्टिकल्स हैं वो अपलोडेड है, आप हिंदी ट्रेड बाइट्स प्लेलिस्ट में जाके उन्हें व्यू कर सकते हैं। तो अभी तो हमने शुरू ही किया है, मिलते हैं अगली बार। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।